हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार का परिचय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार से संबंधित प्रश्न जो हैं बिहार के सभी परीक्षाओं में मोस्टली पूछे जाते हैं, और ख़ास करके अभी जो बीपीएससी का पेपर और साथ ही साथ बिहार टीचर का जो पेपर होने वाला है तो उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उससे संबंधित बिहार के सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। कंटिन्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि एक एक करके हम लोग बिहार से संबंधित इसके परिचय को आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बिहार के बारे में जान लेना है कि इसकी अवस्थिति किस तरह है भारत में। तो जैसा कि आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रहा होगा कि भारत का जो नक्शा है वहाँ अगर इसको हम लोग देखते हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत को अगर डिवाइड करते हैं तो सबको पता है कि ऊपर जो नॉर्थ होता था, नीचे साउथ, और इस साइड में ईस्ट और सेकंड साइड में वेस्ट होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार का जो अवस्थिति है वो बिहार का अवस्थिति यहाँ नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो अवस्थिति है, अब इसी को हम लोग जूम करके देखते हैं अगर, तो बिहार की अवस्थिति और इसका मानचित्र कुछ इस प्रकार का है। तो अब इसी के बारे में हम लोगों को कंप्लीट डिटेल पढ़ना है कि बिहार का जो अवस्थिति है वो किस तरह का है, यहाँ की जलवायु के साथ साथ इसके बारे में जो इंट्रो है उसको भी एक एक करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार का एक सामान्य परिचय। सबसे पहले तो बिहार का जो है बिहार नाम क्यों पड़ा, ये हम लोगों को जानना अति आवश्यक है कि बिहार का जो नाम है वो बिहार क्यों पड़ा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में पहले बौद्ध जो भिक्षु थे उनका आना जाना बहुत ही साधारण हो गया था, और यहाँ पे बौद्ध मंदिरों की ज़्यादा अधिकता होने की वजह से वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर घूमने के पर्पज़ से आते थे। तो उस समय इसको विहार के नाम से वो लोग संबोधित करते थे। तो ये जो विहार शब्द बार बार यूज होता था ये आगे चल कर के फिर बिहार के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो इसी वजह से आगे चल कर के इसका नाम जो है वो बिहार के रूप से जानने जाने लगा। अब इसको हम लोग एक एक करके इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर इसका आधिकारिक नाम कहेगा तो अब बिहार के रूप में फिक्स हो गया है। उसके बाद साथ ही साथ इसका प्राचीन नाम कहे तो प्राच्य या पूर्व देश के नाम से यह पहले जाना जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ मौर्य एवं गुप्त काल के टाइम में अगर इसकी बात करते हैं तो जो पूरा बिहार वाला एरिया था उस समय मगध के नाम से जाना जाता था मौर्य एवं गुप्त काल के टाइम पीरियड में। साथ ही साथ अब बात करते हैं हम लोग इसके गठन से संबंधित। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है, जो कि जॉर्ज पंचम के शाही दरबार के रूप में आयोजित होता है, जो कि जॉर्ज पंचम के लिए आयोजित होता है और इनके स्वागत में हुआ था। तो ये जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, यहाँ पर इसका घोषणा किया गया था कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाए। और इसी को लेकर के आगे फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को, जिसमें कि उस समय बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी सम्मिलित था और झारखंड वाला एरिया भी जो था वो साथ ही में था, जो कि इस तरह से नीचे अगर देखिएगा तो आपको झारखंड और बगल में एक उड़ीसा भी आपको मिल जाएगा। तो वो वाला जो उस टाइम का बना हुआ बिहार था तो उसमें उड़ीसा और झारखंड जो दोनों थे वो उसमें साथ ही में थे। तो उस समय 22 मार्च 1912 ईस्वी को इसको एक अलग प्रांत के रूप में अलग कर दिया गया और इसकी स्थापना 22 मार्च को हुई थी। इसी वजह से हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। और इस बार अभी वर्तमान में जो मनाया गया था 22 मार्च, जो कि 2023 वाला था, तो 22 मार्च 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार जो हम लोगों ने बिहार दिवस मनाया है इस बार 111वें नंबर का था। ये भी आपको याद रख लेना है कि इस बार जो 22 मार्च का आयोजन किया गया था बिहार दिवस का, तो ये 111वें नंबर का था। और साथ ही साथ इसकी एक थीम जो इस पर दी गई थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो वो भी आपको याद रख लेना है कि युवा शक्ति और बिहार की प्रगति, ये इसका थीम बनाया गया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है करंट के व्यू से। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखते चलना है कि बिहार दिवस जो मनाया गया था इस बार का 111वें नंबर का था। और यह इसका थीम पूछेगा तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार का इसका थीम बना हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसकी राजधानी की बात करता है। तो राजधानी जो है इसकी पटना में है। सबको ये चीज़ पता होगा लगभग, ओवरऑल सबको अगर ये बात कहें तो राजधानी के बारे में सबको इसकी जानकारी होगी
कि जो बिहार की राजधानी है वो पटना है और इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। उस समय जो पटना के संस्थापक की बात करते हैं तो उदयन नाम का एक शासक था जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के से संबंधित एक उदयन राजा थे। उन्होंने क्या किया था कि इस पटना की स्थापना की थी। तो उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र के नाम से था जब इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। तो उसके बाद फिर आगे चल करके शेरशाह सूरी जो कि सूर वंश का एक संस्थापक था, उसने फिर आगे जा कर के इस पाटलिपुत्र को परिवर्तित किया और 1541 ईस्वी में इसको पटना के नाम से स्थापित कर दिया। और अब हम लोग वर्तमान में जो इसका स्वरूप देख रहे हैं वो पटना है जो कि शेरशाह सूरी ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, यानी कि अगर इसका पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछेगा तो उदयन हो जाएगा जो कि हर्यक वंश का था, और इसका पूछेगा प्राचीन नाम तो पाटलिपुत्र था जो कि उदयन ने बसाया था। और इसी के बाद फिर आगे चल करके सूरवंश के जो शासक थे शेरशाह सूरी जो कि बिहार से ही संबंधित हैं, और इन्होंने बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र को उस समय अब पटना के रूप में स्थापित कर दिया जो कि वर्तमान में अभी तक चल रहा है। तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया था कब, ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था। उसके बाद फिर आगे चल करके उड़िया भाषी क्षेत्रों के जो लोग थे उन्होंने अपने संस्कृति के आधार पर कहा कि नहीं, हम लोगों को एक अलग राज्य बनाना है। तो फिर बिहार से उड़ीसा राज्य को अलग किया जाता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ये डेट भी आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 1936 को इसका विभाजन होने के बाद अब बिहार और झारखंड दो ही थे जो कि सम्मिलित रूप से यहाँ पे अवस्थित थे। अब आगे चल करके 1956 ईस्वी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 1956 ईस्वी में यहाँ पर एक आयोग का गठन किया जाता है जो कि राज्यों से संबंधित आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इस चीज़ को हमको याद रख लेना है कि 1 नवंबर 1956 को इसके अनुशंसा पर ही बिहार राज्य को एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया। और साथ ही साथ अब जब उस समय गठन किया गया था तो कुछ इसके जो एरिए थे किशनगंज वाले तो वो हम लोगों को देना पड़ा था पश्चिम बंगाल को, और कुछ एरिया जो था वो हमको उड़ीसा वाले सेक्टर में भी देना पड़ा था। तो इस वजह से अब जो उसके बाद वर्तमान में हमारा बिहार बन के तैयार हुआ था झारखंड के साथ सम्मिलित रूप से, उसका वर्तमान स्वरूप है। उसके बाद जा कर के कुछ ऐसे ही कुछ समय के पश्चात फिर से इसका परिवर्तन होता है और लास्ट हम लोगों का जो विभाजन हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर झारखंड राज्य जो है इसका अलग से विभाजन होता है बिहार से, और फिर टूट करके एक अलग राज्य बनता है बिहार, जिसको कि अभी तक हम लोग वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को याद रख लेना है पूरा कि इसका अभी वर्तमान स्वरूप हम लोग जो देख रहे हैं ये इसके विभाजन के उपरांत अभी वर्तमान में है। और एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में पूछेगा तो इसका गठन जो हुआ था 1912 में, और एक भारतीय राज्य के रूप में पूछेगा तो ये भी 1912 ही होगा, इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसका एक सामान्य परिचय देखा है कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, वहाँ से लेकर के इसकी राजधानी क्या थी जो कि पटना हम लोग देख सकते हैं सेंटर में है यहाँ पे। तो इससे लेकर रिलेटेड जितने भी आपके इंट्रो वाले फैक्ट थे वो तो समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अवस्थिति जो है वो डायमेंशन के आधार पर किस तरह से है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर इसकी अवस्थिति देखते हैं तो पूरे भारत के मैप में इसका जो अवस्थिति था वो उत्तर और पूरब में था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो डायमेंशन बनता है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। लेकिन इसका क्लियर अगर डायमेंशन देखते हैं तो ग्लोब को सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं और ग्लोब पर कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका डायमेंशन किस हिसाब से बना है। तो यहाँ पर ये मेन विषुवत रेखा होती है जो कि ग्लोब पर बनती है, और यहाँ से जो अक्षांश रेखाएं बनती हैं वो पैरेलल होती हैं और बाकी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, ये सबको पता होगा। तो हम लोग अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की अवस्थिति ग्लोब पर कुछ इस जगह पर है जो कि हम लोगों के ऊपर नॉर्थ वाला एरिया और यहाँ ईस्ट वाला एरिया। तो ये जो पड़ता है पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर है, यानी कि ईस्ट वाले एरिया के ऊपर। तो इसका जितना भी अक्षांशीय विस्तार होगा या देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो आपका नॉर्थ में आएगा और देशांतरीय विस्तार कहेगा तो ईस्ट में लिखा जाएगा। इसीलिए अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि इसका जो विस्तार लिखा जाएगा तो वो नॉर्थ से नॉर्थ तक ही लिखा जाएगा,
और जो इसका पूर्व से पश्चिम वाला है वो ईस्ट टू ईस्ट लिखा जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि इसका दोनों डायरेक्शन ईस्ट में और वेस्ट में भी ईस्ट और ईस्ट ही क्यों लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोग क्यों लिखते हैं। तो चलिए अब इसके डायमेंशन को देख लेते हैं कि इसका अवस्थिति क्या है और इसका कुछ डायमेंशन क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो सबको पता चल गया है कि ग्लोब पर जो समानांतर रेखाएं होती हैं विषुवत रेखा के, उसको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करते हैं तो बिहार जो है कई अक्षांशीय रेखाओं में बटा हुआ है, लेकिन इसका जो लास्ट पीक है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश यहाँ पर अवस्थित है, और 24 डिग्री से लेकर के यह 27 डिग्री तक पूरा फैला हुआ है, जो कि 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। तो इस तरह से हम लोगों को याद रख लेना है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये पूछ लेता है कि इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो उसमें आप लोगों को याद रख लेना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और अगर बात करते हैं पूर्वी देशांतरीय विस्तार है इसका, तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोगों को याद रख लेना है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ है और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ तक है, यानी कि 24 से लेकर 27 तक। अगर पूर्व से पश्चिम बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक इसका पूर्वीय विस्तार मिलता है। अब इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार समझने के बाद अब इसके बीच की थोड़ी सी दूरी अगर देख लेते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का विस्तार किस तरह से है। तो ये उत्तर से दक्षिण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो बिहार की 345 किलोमीटर है। तो इसको याद करना और आसान है, क्योंकि देखिए अगर बात हम लोग करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर्स को हम लोग 3 से शुरू करते हैं, और जब पहला लेटर हम लोग को 3 मिल गया तो उसको आप कंटिन्यू 3 बार लिख दीजिए, यानी कि 3 4 5, यानी कि कंटिन्यू सीरीज में हमने इसको लिखा। तो हमारी लंबाई का पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण में जो बिहार का विस्तार है यह कितने दूरी तक फैला हुआ है। तो इसमें 345 किलोमीटर याद रखना है कि इसका नॉर्थ से लेकर पूरा साउथ तक जो पॉइंट है बिहार का इसका दूरी है। उसके बाद अगर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम के बीच की इसकी लंबाई कितनी है, तो वो 483 किलोमीटर है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा है बिहार का, और इसको याद करना है अगर आप लोगों को, तो गौतम बुद्ध से संबंधित आप लोगों ने प्रश्न को अवश्य पढ़ा होगा, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। तो इसको भी आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 BC में हुआ था। तो ये जो था 483 BC आप लोग पहले से याद करके रखे हुए हैं, वही 483 अगर यहाँ रिलेट करें तो जल्दी याद हो जाएगा कि 483 BC की जगह पर यहाँ किलोमीटर यूज़ कर लीजिए कि 483 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। साथ ही साथ अगर बात करता है इसके आकृति की, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी आकृति एक तरह से एक आयताकार रूप ग्रहण कर रही है। तो इस तरह से अगर इसकी आकृति की बात करता है तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बन जाता है, तो इसको हम लोग एक आयताकार आकृति के रूप में विभाजित कर सकते हैं। अब चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी चौहद्दी को देख लेते हैं कि बिहार की चौहद्दी के रूप में यहाँ पे कौन कौन से जगह हैं जो कि बिहार के अगल बगल अवस्थित हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं ऊपर की तरफ, तो अगर नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में हम लोग का नेपाल है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और नेपाल के साथ उत्तर में अगर बात करते हैं तो नेपाल के साथ सीमा लगती है, और यहाँ पर कुल 7 जिले हैं जिनसे कि हमारा बिहार का सीमा टच करता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पूर्व में इसका जो विस्तार है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यह 3 जिलों से लगता है, जो कि पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल अगर पूर्व की बात करते हैं तो यह 3 जिलों से लगता है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग पश्चिम की, तो पश्चिम में अगर हम लोग आते हैं तो ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के यहाँ गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर होते हुए कैमूर तक आता है, और रोहतास तक फाइनली ये भी 8 जिलों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग नीचे दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में हम लोग का झारखंड अवस्थित है, जो कि बिहार के कुल 8 जिलों से ये भी सीमा साझा करता है। यहाँ रोहतास से लेकर के आपको औरंगाबाद मिलेगा, गया मिलेगा, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, फिर बांका, बांका के बाद भागलपुर,
और फाइनली थोड़ा सा एरिया टच होता है कटिहार वाला। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार के पूरब में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनती है, और दक्षिण में बात करते हैं तो झारखंड अवस्थित है। और इनके साथ जिलों की अगर संख्या हम लोग पूछते हैं तो नेपाल के साथ 7 जिले हैं जो कि टच करते हैं, जिनके नाम अगर देखें आप लोग तो ऑलरेडी हैं। पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, उसके बाद सीतामढ़ी का एरिया है, सीतामढ़ी के बाद आपका मिल जाएगा मधुबनी, मधुबनी के बाद जस्ट आगे बढ़िएगा तो सुपौल, सुपौल के बाद आपका अररिया, अररिया के बाद किशनगंज आपका। फाइनली ये 7 जिले हैं लगते हैं। तो इसमें अक्सर ये पूछता है कि शिवहर यहाँ पे एक छोटा सा जिला है तो इसकी सीमा लगती है या नहीं। तो ये प्रश्न आप लोग क्लियर देख लीजिएगा कि शिवहर की सीमा जो है वो इससे नहीं लगती है नेपाल के साथ। ठीक है, तो ये नेपाल का जो 7 जिला था वो क्लियर हो चुका है। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग किशनगंज की, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार की, तो ये 3 जिले हैं जो कि ये 3 जिले किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये तीनों जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ इनकी सीमा, और ये पूर्वी साइड में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं दक्षिण में तो दक्षिण में झारखंड है जिसके साथ कुल 8 जिले लगते हैं, और उसमें कुछ एरिया शुरू होता है कटिहार से, कटिहार का है, फिर भागलपुर, उसके बाद बांका, बांका के बाद जमुई, फिर नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये 8 जिले हैं। तो ये 8 जिले हैं जिसको सीमा साझा करते हैं झारखंड राज्य से। और अगर बात करते हैं पश्चिम की तरफ तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ कुल 8 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। ऊपर से देखते हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। तो ये 8 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखिए अगर मैप के साथ अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन से ज़िले हैं जो कि इनके साथ इनकी सीमा बन रही है और कितना इनका एरिया है। तो अगर हम लोगों को फिर से अगर एक बार देख लें तो इसका बस एक चीज़ हम लोगों को चौहद्दी याद रख लेना है कि इसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी रखना है जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि बिहार के अगर उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। और जिलों की संख्या की बात करते हैं तो नेपाल के साथ 7 हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 हैं, झारखंड के साथ 8 पढ़े हम लोग, और यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ पढ़े 8। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि कई बार यहाँ पे दे देता है कि कैमूर जो है ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन इस चीज़ पर क्लियर हो जाइएगा आप लोग कि ये जो रोहतास का एरिया यहाँ नीचे आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे, ये जो निकला हुआ है, तो इसी की वजह से यहाँ पर जो है झारखंड की सीमा जो है कैमूर से नहीं लगती है। तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आप लोगों को घुमा करके पूछ ही लेता है कि कैमूर जो है इसकी सीमा झारखंड से लगती है या नहीं। तो उसमें आपका अगर ऑप्शन कैमूर दिखता है तो बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ से आप लोग कन्फर्म हो लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें अगर बात करते हैं सीमा की, तो सीमा में एक प्रश्न पिछली बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था कि पटना जो ज़िला है, इस पटना ज़िला के अगल बगल कौन से ज़िले हैं उनकी संख्या पूछा हुआ था। तो जैसा कि अगर हम लोग मैप पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पटना है तो पटना से संबंधित कुल 8-9 ज़िले हैं जो कि इससे अगल बगल लगते हैं। तो जैसे उसका एग्जांपल अगर आप लोग देख के मैप से याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सारण हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, लखीसराय, उसके बाद नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो ये 9 ज़िले हैं जिसकी की सीमा पटना के साथ लगती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि पटना के साथ किन किन ज़िलों की सीमा साझा होती है। तो आप लोग अपने जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे आप लोग कम से कम एक मैप तो रख लीजिए अपने सामने, ताकि जब भी आप प्रश्न को पढ़ना शुरू करें तो मैप में अगर बार बार देख के पढ़ रहे हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और बहुत लोग कहते हैं कि जैसे याद नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस डेली उस मैप को एक बार आप देखते रहिए, धीरे धीरे करके आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मैप के अनुसार पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर फैक्ट की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो बिहार का, जैसा कि हम लोग क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी हमें क्लियर रखना है कि इसका जो एरिया है वो
94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो लगभग 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है, ये भी हमें याद रखना है। और नगरीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो ये उम्मीद है कि आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा प्रश्न, लेकिन ये चीज़ आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ, पिछली बार बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगर यहाँ कुल आबादी की बात करते हैं तो कुल आबादी यहाँ पर 10,40,99,452 लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये अभी तक हम लोगों के जनसंख्या का मात्रा है, यानी कि 10,40,99,452 लोग अभी बिहार में उपस्थित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो ये बढ़ गया है, जो कि आपके गवर्नमेंट रिपोर्ट के बाद फिर इसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है तो यह पूरे देश में कितना प्रतिशत होती है। बिहार की जो जनसंख्या है यह पूरे देश का लगभग 8.6% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है पूरे भारत का। और अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो 94,163 किलोमीटर है, यह 2.86% एरिया यहाँ कवर करता है, जो कि पूरे भारत का 2.86% एरिया बिहार में होता है। उसके बाद अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात बिहार में 918 है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ 1000 महिलाओं में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 918 है। ये लिंगानुपात होता है जो कि पुरुषों और महिलाओं का निकाला जाता है। तो अगर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है और ये 1106 है। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रमंडल की तो प्रमंडल यहाँ पे 9 है। जिला की बात करते हैं तो वर्तमान जिला अगर जो नया अभी अरवल वाला बना है तो सबसे लेटेस्ट जिला पूछेगा तो अरवल बना है, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। ठीक है, तो अभी टोटल वर्तमान में जिले 38 हैं और अभी इस बार प्रस्तावित हुआ है और इसकी डिमांड चल रही है कि 39वां जिला कौन सा बनेगा। तो 39वां जिला जो है वो बाढ़ इसको बनाने की मांग की गई है। अगर ये बन जाता है तो इन फ्यूचर हम लोगों को नेक्स्ट जो 39वां जिला देखने को मिलेगा वो बाढ़ हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो। उसके बाद अनुमंडल की बात करते हैं तो अनुमंडल यहाँ 101 हैं। प्रमंडल की बात करते हैं तो 534 हैं। और साक्षरता दर अगर पूछेगा कि बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है तो वो 61.8% है, जो कि पूरे भारत में इसका स्थान है। उसके बाद पुरुष साक्षरता की बात करता है तो पुरुष साक्षरता यहाँ पे बिहार में 71.2% है और महिला साक्षरता की बात करेगा तो 51.5% है, जो कि बहुत ही कम है पूरे भारत में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका एक सामान्य परिचय देखा ताकि इसके एरिया से संबंधित और इसके प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से कितना मिलता है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं कि करके। जैसे अगर बात करते हैं राजकीय प्रतीकों की तो राजकीय प्रतीकों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे राजकीय चिन्ह अगर आपसे पूछ दें कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होता है तो वो बोधि वृक्ष होता है जो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर राजकीय पशु की बात करता है तो राजकीय पशु जो होता है वो बैल होता है और इसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो बॉस इंडिकस होता है, ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि अब ये ट्रेंड हो सकता है कि चेंज कर दे कि राजकीय पशु अगर पूछना होगा तो उसको बैल की जगह पर वो बॉस इंडिकस लिख देगा तो फिर समझने में परेशानी हो सकती है, तो साथ ही साथ इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजकीय पक्षी कौन सा है तो राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, इसको भी याद रखिएगा। और गौरैया का वैज्ञानिक नाम कहेगा तो पेसर डोमेस्टिकस है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और हम लोग जो राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाते हैं जो वो 20 अप्रैल को होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि 20 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाते हैं। उसके बाद राजकीय पुष्प की बात करेगा तो गेंदा है, जो कि लगभग हर जगह पर उपलब्ध होता है। इस वजह से बिहार में ज़्यादातर पाए जाने की वजह से इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है, जो कि गेंदा है। और इसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। उसका नेक्स्ट है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है और इसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो फाइकस रिलीजियोसा है। ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा। उसका नेक्स्ट है राजकीय मछली की बात करते हैं तो देशी मांगूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम कहेगा तो क्लेरियस बैट्राचूस है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है राजकीय खेल की बात करेगा तो कबड्डी। और उसके बाद राजकीय प्रथम भाषा की बात करता है तो हिंदी है और दूसरी की बात करेगा तो उर्दू है, जिसको कि 1984 में दिया गया था मान्यता। और तीसरी अभी वर्तमान में जो बनी है ये है मैथिली। तो इन तीनों को कम से कम क्रम से याद कर लीजिएगा कि पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू और तीसरा है मैथिली। तो इस हम को अच्छे से याद कर लीजिएगा
राजकीय भाषा में पहला हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली है। उसके बाद अगर यहाँ गीत की बात करते हैं तो राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राजकीय गीत है जिसके गीतकार सत्यनारायण जी हैं। इसको भी याद रखना है कि बिहार का जो राजकीय गीत है वो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये चीज़ है। और उसके बाद राजकीय प्रार्थना की बात करते हैं तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये इसका राजकीय प्रार्थना है। इसको भी हम लोगों को याद रख लेना है। तो ये कुछ राजकीय प्रतीक थे, सिंबल्स, जो कि एक राज्य को उसकी ख्याति बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है जानने के लिए। और उससे संबंधित अब भौगोलिक परिचय जो है उसको देख लेते हैं, जो कि कुछ फैक्ट्स हैं, और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे इसकी आकृति हम लोगों ने पढ़ी थी कि आयताकार है, बिल्कुल सही हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा वहाँ हम लोग मैप में देखे थे, इसकी आकृति लगभग आयताकार है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का लगभग 2.86% है। ये भी हम लोग पढ़ रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार का स्थान पूरे देश में पूछेगा तो पहले 12वां था, लेकिन अगर वर्तमान में कहेगा तो अब ये फिर से 13वां हो गया है। यानी कि अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश ले लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर बना था, तो उसके बाद इसका स्थान अगर केंद्र शासित प्रदेश लेकर के करते हैं तो फिर 12वां हो जाएगा, लेकिन राज्यों में बात करता है तो ये फिर 13वां हो जाएगा। तो इसको क्लियर रखिएगा। उसका नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर के आसपास था, और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो मैप के अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं कि जो बिहार की आकृति कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो सबसे कॉर्नर में है, सबसे कॉर्नर में आपको पश्चिमी चंपारण देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटे ज़िले की बात करते हैं तो शिवहर, जो हम लोग पढ़े थे, कुछ इस जगह पर था, तो शिवहर सबसे छोटा ज़िला है पूरे बिहार का। उसका नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई की, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 173 फीट के आसपास है, जो कि 52.73 मीटर के आसपास है। और समुद्र तट से बिहार की दूरी पूछेगा तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। इसको भी याद रख लेना है। और अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। और देशांतरीय विस्तार कहेगा तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। तो इन चीज़ों को भी याद रख लेना, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम्स में ये पूछे हुए प्रश्न हैं सब। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर बिहार की लंबाई की बात करता है तो उत्तर से दक्षिण हम लोगों ने पढ़ रखा था कि 345 किलोमीटर, और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करता है तो 483 किलोमीटर था। उसका नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, अर्थात मानसून पर डिपेंड करती है हमारी जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, इसको भी हमके याद रख लेना है। और बात करते हैं कि अगर बिहार में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे पूर्व में अवस्थित होने की वजह से यहाँ पर जो किशनगंज है वहाँ बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसको भी याद रख लेना है। और कुल सिंचित क्षेत्र की बात करता है तो 72.0 लाख हेक्टेयर के आसपास है बिहार में। उसके बाद कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अगर कहेगा तो वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो इस वजह से इसका जो ऊपरी एरिया है और यहाँ पर कोसी की वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ की तबाही होती है। और बिहार का जो उत्तरी एरिया है वो ज़्यादातर बाढ़ ग्रसित रहता है। और कुल बाढ़ प्रभावित एरिया पूछेगा तो 68.80 लाख हेक्टेयर के आसपास है। उसके बाद सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कहेगा तो जमुई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। उसके बाद बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कहेगा तो सोन परियोजना है, ठीक है, जो कि दक्षिण बिहार में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, ठीक है। और राज्य में औसत वर्षा लगभग 987.2 मिलीमीटर के आसपास होती है, जो कि 2001 से 18 के बीच का डेटा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस चीज़ को हमको याद रख लेना है। साथ ही साथ अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे और 2-3 फैक्ट हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक एक करके। सर्वाधिक तापमान की बात करता है तो गया है, और यहाँ सबसे कम, इसी वजह से अगर सर्वाधिक तापमान जो है गया में होता है, इसी वजह से सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला भी पूछेगा तो गया में होता है, जहाँ की सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो किशनगंज, और सबसे कम पूछेगा तो अरवल में होता है। इस चीज़ को भी हम लोगों को क्लियर रख लेना है। और कुछ फैक्ट और भी हैं, जैसे कि अगर एजुकेशन के मामले में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन की बात करेगा तो एजुकेशन के मामले में रोहतास जो ज़िला है वो
टॉप पर है और पूर्णिया जो ज़िला है वो ओवरऑल नीचे से ये निम्न है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो जानना है हम लोगों को, यहाँ जो प्रमंडल हम लोग पढ़े हैं, तो प्रमंडल से संबंधित जैसे प्रमंडल अभी हम लोग पढ़ रहे थे 9 था, तो उसमें से 9 का एक बार नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। एक है पटना, तिरहुत, सारण, कोसी और दरभंगा, 5 इधर हैं, और उसके बाद पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध 4 इधर हैं। तो अब इसको हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार के मैप में गंगा नदी जो है वो बीच से कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। तो ये हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ से फिर 5 जो हैं ऊपर की तरफ मिल जाते हैं हमको प्रमंडल, और 4 नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा छोटा वीडियो बना करके आसानी से समझना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ पे कि प्रमंडल कौन कौन से हैं और कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले अवस्थित हैं, और सभी ज़िलों को प्रमंडल वाइज आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। कितना आप लोगों को परेशानी लगता होगा कि बिहार में 38 ज़िले हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझने में परेशानी हो रही है, तो आसानी से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको याद कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सावन का महीना शुरू हो गया है, तो थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।